दिसंबर के महीने की ठिठुरन भरी कड़ाके की सर्दी में रामस्वरूप जी अपनी पत्नी आभा जी को काम करते हुए देख रहे थे। उनसे जब रहा ना गया तो वो पत्नी को टोक ही दिए, अरे आओ जी, जरा बैठकर आराम भी कर लो, इतनी सर्दी में क्यों अपनी जान दे रही हो। आभा जी सकुचाते हुए कहने लगी, अभी देख रहे हो समय क्या हो रहा है, अभी तुम्हारे लाडले बेटे आएंगे और उनकी शिकायतें शुरू हो जाएंगी। अभय कहेगा, मम्मी ये सब्ज़ी पसंद नहीं, दूसरी बना दीजिए। तो अमन कहेगा, मम्मी मेरे कमरे में आज सफाई नहीं हुई है। आप करती ही क्या है दिन भर? आप बोलिए तो पार्ट टाइम नौकरी के साथ घर गृहस्थी भी मैं ही संभालूं? बस मेरा संजय ही है जिसे अपनी माँ का दर्द नज़र आता है। बेचारा अपनी पढ़ाई के साथ साथ मेरे साथ लगा रहता है। रामस्वरूप जी रोष में कहने लगे, अगर अभय को तुम्हारे हाथ की बनी सब्जी नहीं पसंद आती तो शादी क्यों नहीं कर लेता? वैसे भी शादी लायक हो चुका है। और अमन आया बड़ा साफ सफाई का ज्ञान देने वाला। अरे तुम पार्ट टाइम ही काम कर रहे हो, कोई राजा महाराजा नहीं हो, झाड़ू तो उठा ही सकते हो। और चाहिए इनको जॉब वाली पत्नी। बेचारी माँ पर इनको कोई दया वया नहीं है। यह 3 मंजिला घर की पूरी सफाई अकेले करती हैं। इस घर को तुमने ही संवारा है, मेरे घर की लक्ष्मी जो हो तुम। रामस्वरूप जी को 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा अभय एक बैंक में कार्यरत है, अच्छी तनख्वाह पर काम करता है। मंझला बेटा अमन अभी पढ़ाई पूरी करके पार्ट टाइम नौकरी पर लगा है। और सबसे छोटा बेटा संजय अभी पढ़ रहा है। रामस्वरूप जी एक सरकारी निष्ठावान तथा समर्पित कर्मचारी हैं। वो बड़े मेहनती हैं। अपनी सीमित आय में उन्होंने न केवल बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, बल्कि इस महंगाई में अपना खुद का 3 मंजिला घर बनवाया है। रिटायर होने में अभी काफ़ी साल हैं। इन सब जिम्मेदारियों को ढोते ढोते वो खुद भारी बोझ तले दब से गए थे। इसीलिए उन्होंने अपनी निजी ज़रूरतों को बहुत सीमित कर लिया था। अक्सर पैंट शर्ट की जगह वो मोटे खद्दर का कुर्ता पजामा पहना करते। कुछ पैसे बचाने के लिए ऑफिस तक 1.5 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करते। परिचितों में उनकी छवि एक कंजूस व्यक्ति की बन गई थी। बस अब उन्हें बेटों की शादी करनी है। आभा जी अब अभय के लिए रिश्ते पूछने लगी। अभय को घरेलू लड़की पसंद थी, इसलिए खोजबीन के बाद कामिनी पसंद आई। कामिनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। कामिनी 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। उसके घर की परिस्थिति कुछ ठीक ठाक नहीं थी। अब बैंक में काम करने वाला लड़का मिला है जो अच्छा खासा कमाता है और 3 मंजिला घर है, और ससुर सरकारी नौकरी में है। और क्या चाहिए। लड़की और लड़का एक दूसरे को पसंद कर लेने के बाद शादी पक्की कर दी गई। रामस्वरूप जी लेन देन पर विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने पहले ही कह दिया था कि उन्हें सिर्फ बेटी चाहिए, दान दहेज फर्नीचर कुछ भी नहीं। इन्हीं सब बातों से कामिनी के नज़रों में ससुर और सास का मान सम्मान बढ़ गया था। वो तो बस अब शादी हो जाने का इंतज़ार कर रही थी। नियत समय पर शादी हो गई और कामिनी अभय की पत्नी बनकर इस 3 मंजिला घर में प्रवेश की। इतना अच्छा घर परिवार पाकर कामिनी फूले ना समाती। ससुराल में कदम रखते ही कामिनी ने पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। कामिनी अच्छी बहू बनने की जद्दोजहद में लग गई। हर काम कामिनी समय पर करती। आभा जी का हर रात सिर दबाना ना भूलती, और तो और मालिश भी करती। सुबह ठीक 7 बजे रामस्वरूप जी का लंच पैक करके देती। मंझले देवर अमन का भी खूब ख्याल रखती, बड़ी बहन जैसा। ऐसी बहू जिसे भी मिल जाए उसकी नसीब खुल जाए। कुछ यही हाल था आभा जी का। आभा जी भी बहू का बहुत ख्याल रखती। आभा जी भी घर के कामों में आधा से ज़्यादा सहयोग देती, क्योंकि वो भली भांति परिचित थी कि इतना सारा काम एक के बस का नहीं है। और यह बात भी थी कि वो अच्छी बहू मिल जाने का फ़ायदा नहीं उठाने वाली। आखिर वो भी किसी की बेटी है, और माँ तो अपनी बेटियों की मदद तो करती है। सारे मोहल्ले की सास के लिए कामिनी एक अच्छी सर्वगुण संपन्न वाली बहू का उदाहरण थी।
धीरे धीरे समय का पहिया घूमता गया और इसी बीच मंझले बेटे अमन की अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छा सालाना पैकेज के साथ एक ऑफिस की तरफ से कार भी मिली आने जाने के लिए। नौकरी लगने के बाद अमन ने सबका मुंह मीठा करवाया। एक दिन शाम को अमन की पसंद का खाना बन रहा था। आभा जी और कामिनी मिलजुल कर खाना बना रही थी। तभी काम करते करते कामिनी कहने लगी, मम्मी जी, अब आपका क्या ख्याल है आगे का? कुछ सोचा है आपने? क्या? कुछ समझी नहीं बेटा, क्या कह रही हो? आभा जी ने कहा, अरे मम्मी जी, मैं देवर जी की बात कर रही हूँ। अब उनका क्या सोचा है आपने? अब तो उनकी उम्र हो चुकी है शादी की। लड़का लड़की दोनों की ही शादी सही नियत समय पर हो जाए तो ही ठीक रहता है। अब तो देवर जी की अच्छी नौकरी भी लग गई है। कामिनी सास को समझा रही थी। हाँ, बात तो सही है बेटी, अब हमें बात चलानी ही चाहिए। आभा जी ने कहा, हाँ मम्मी जी, बहू तो बिल्कुल मेरी जैसी होनी चाहिए, जो सबका ख्याल रखे और घर परिवार जोड़ कर रखे। मम्मी जी, आप बुरा ना मानना, तो मेरे नज़र में एक लड़की है जो बिल्कुल मेरी जैसी है और ज़्यादा पढ़ी लिखी है। हाँ बेटा बताओ, मैं क्यों बुरा मानने लगी? आभा जी ने कहा। कामिनी ने बात जारी करते हुए कहा, मम्मी जी, मेरी छोटी बहन सारिका कैसी रहेगी? वो तो मुझसे भी ज़्यादा गुणी, सुंदर और पढ़ी लिखी है। आप कहिए तो मैं पापा से बात चलवाऊँ? अरे वाह बेटा, सारिका तो बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं आज शाम को ही इनसे और अमन से बात करती हूँ। यह सब सुनकर कामिनी बहुत खुश हुई और वो अपने मायके फ़ोन लगाकर बात करने लगी। इसी सिलसिले की बात आभा जी ने चलाई शाम को, जब सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। बेटा अमन, मुझे और तुम्हारे पापा को लगता है कि अब तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए, इसलिए हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देख रखी है। तुम्हें अगर लड़की पसंद है तो आगे की सोचें। बेटा, ये लड़की कोई और नहीं, तुम्हारी भाभी की छोटी बहन सारिका है। बताओ, तुमने तो पहले देखी ही है सारिका, तो बेटा हम बात आगे बढ़ाएं। अमन आश्चर्यचकित होकर सुन रहा था। फिर उससे रहा ना गया तो उसने कहा, मम्मी, सारिका मेरे अनुकूल नहीं है। वास्तविकता यह है कि मुझे अच्छी जॉब वाली लड़की चाहिए जो मुझसे कंधे से कंधा मिलाकर चले। और मम्मी, आप तो जानती ही हैं भाभी के घर की परिस्थितियों को। सारिका उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की है, उतना अच्छा जॉब नहीं करती। तो प्लीज़ आइंदा शादी की जिक्र आप मुझसे मत कीजिए। जब समय आएगा देखा जाएगा। यह सब सुनकर कामिनी गुस्से से बौखला गई और कहने लगी, देवर जी, अगर आपको मेरी बहन से शादी नहीं करनी है तो मत कीजिए, मगर मेरे परिवार की परिस्थितियों को बीच में मत लाइए और सारिका की पढ़ाई को कम मत आंकिए। आपको क्या लगता है कि हम आपके लिए मरे जा रहे हैं? और कामिनी उठकर अपने कमरे में चली गई। अभय भी अमन की बातों से चिढ़ सा गया था और चिल्लाने लगा, बहुत बड़े बड़े सपने मत देखो, बड़ा कंधे से कंधा मिलाने वाली लड़की चाहिए। भला वैसे बड़े घर की लड़की तुम्हें भाव क्यों देगी? यूं ही लटके रहो आसमान पर। और अभय पत्नी को मनाने अपने कमरे में चला गया। रामस्वरूप जी और आभा जी को बहुत बुरा लगा आज की इस घटना से। उस दिन के बाद ही कामिनी बिल्कुल बदल सी गई और खफा खफा सी रहने लगी। काम भी वो पहले जैसे हंसी खुशी से नहीं करती और हर बातों पर ताना मारती। आभा जी को लगता कि कामिनी सबसे नाराज़ है, इसीलिए ऐसा कर रही है। पर उन्हें क्या पता है कि अब तक कामिनी सिर्फ अपनी बहन को इस घर में लाने के लिए अच्छाई का लिबास ओढ़कर बैठी थी। अब धीरे धीरे कामिनी अपने असली रंग रूप में आ रही थी। अमन को अपने ही ऑफिस के सीनियर तान्या से प्यार हो गया और तान्या की भी अमन में दिलचस्पी थी। धीरे धीरे यह दिलचस्पी शादी तक पहुंच गई। अमन ने यह ज़रूरी बात सभी घर वालों के इकट्ठा होने पर कही। पापा, मेरी ही ऑफिस में तान्या नाम की एक लड़की है। वो मुझसे भी बड़े पद पर कार्यरत है। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। सच बेटे, कैसी दिखती है लड़की? मैं भी जरा देखूं। आभा जी खुशी के मारे अमन से लड़की की फ़ोटो दिखाने को बोली।
फोटो देखने के बाद आभा जी निश्चिंत थी कि चलो आखिरकार अमन को कोई तो लड़की पसंद आई, चाहे उसकी सीनियर ही क्यों ना हो। मगर एक चिंता भी मन ही मन सता रही थी कि इतना अच्छा कमाने वाली लड़की इस घर के वातावरण में अपना सामंजस्य बिठा पाएगी कि नहीं। खैर, इस खबर से सभी खुश थे सिवाय कामिनी और अभय के। आज अमन और तान्या की सगाई की रस्म थी। सगाई का कार्यक्रम तान्या के निवास में ही रखा गया था, जिसमें तान्या के कुछ खास गिने चुने रिश्तेदार, अमन का सिर्फ परिवार ही इसमें शामिल था, क्योंकि तान्या बाहर के कोई रिश्तेदार नहीं चाहती थी। अभी से अमन तान्या की हर बात मानता था। अमन रसोई घर में गया और उस वक्त कामिनी भी वहाँ मौजूद थी। माँ, यह लीजिए साड़ियाँ आपके लिए और भाभी जी के लिए। अमन ने साड़ियों का पैकेट माँ की ओर थमाते हुए कहा। अरे बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी? अब साड़ियाँ खरीदने की क्या ज़रूरत पड़ी? आखिर हमारे पास तो है ही पहनने के लिए। फिर भी तूने इतने मन से खरीदा है तो मैं पक्का यही पहनूंगी। आभा जी ने अमन के हाथों से साड़ियाँ ले ली। अरे माँ, यह मैंने नहीं, आपकी होने वाली बहू ने आपके और भाभी के लिए भेजी है, क्योंकि आप लोगों की पहनी हुई साड़ियों की कीमत का अंदाज़ा तान्या के मेहमान आसानी से पता लगा लेंगे और तान्या उनकी मखौल उड़ाती नज़रों और तानों का सामना नहीं कर सकेगी। प्लीज़ मम्मी, मेरा दिल रखने के लिए यह पहन लेना। और वो चला गया। यह सब सुनकर आभा जी को बहुत दुख हुआ। वाह वाह, अभी से वो महारानी हमें अपनी उंगली पर नचवाना चाहती हैं। मम्मी जी देख लो अपने बेटे की पसंद, आने दो, महारानी को सीधी कर दूंगी। सगाई भी हो गई और कुछ महीनों बाद शादी भी। अब तान्या घर की बहू बनकर आ गई। तान्या अपने साथ बहुत महंगे सामान लाई थी। सूटकेस भर भर कर तो कपड़े, साज सामान की वस्तुएं लाई थी तान्या ने। तान्या आते ही सास आभा के इर्द गिर्द मंडराने लगी। धीरे धीरे तान्या भी परिवार का हिस्सा बन गई, किंतु तान्या का अपनी जेठानी कामिनी से बिल्कुल भी नहीं जमता। दोनों ही अक्सर आपस में छोटी से छोटी बात को लेकर बहसबाजी पर उतर जाती। इससे घर का वातावरण कलेश भरा रहने लगा। यह तो लाजमी है, जब दो बर्तन आपस टकराएंगे तो आवाज़ करेंगे ही। तान्या जॉब वाली थी, अच्छा कमाती और उसी का धौंस जमाती। ऑफिस के साथ उसे रसोई घर भी संभालना पड़ता, क्योंकि अब तो देवरानी और जेठानी के बीच मुकाबला रहने लगा काम को लेकर। कामिनी ने साफ साफ कह दिया सभी से, मैडम जी कमा रही हैं तो अपने लिए, ना कि हमारे लिए, इसीलिए बहू का दायित्व तो तान्या को बराबरी से निभाना पड़ेगा। ऑफिस के बहाने यह काम चोरी करेंगी तो मुझे भी अकेले काम करना मंजूर ना होगा। अब घर वालों के सबके सहमति से घर के काम दो हिस्सों में बांटे गए। दिन की पूरी जिम्मेदारी कामिनी पर और रात की पूरी जिम्मेदारी तान्या पर। इससे तान्या मुसीबत में आ गई, पर इसका ताबड़तोड़ समाधान तान्या ने निकाल ही दिया। तान्या ने अपनी जगह पर एक नौकरानी रख ली, जो सारा काम बहुत अच्छे से करती। अब ऐसे ही चलता रहा और एक दिन नौकरानी बीमार पड़ गई। वायरल डेंगू बुखार निकला। जांच करवाने के बाद और वो एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। अब इसी बीच आभा जी ने रसोई की जिम्मेदारी खुद पर उठा ली। यह बात कामिनी को जची नहीं कि सास सिर्फ देवरानी के हिस्से का काम कर रही है, और वो गुस्से में कहने लगी, वाह मम्मी जी, आखिर आप भी पैसों को ही महत्व देने लगी। कमाऊ बहू मिली ही नहीं कि उसकी जी हुजूरी आप भी करने लगी। जाओ, मैं भी अब से अपना काम नहीं करूँगी। जैसे आप देवरानी का काम कर रही हैं, आप मेरा भी करिए। और कामिनी ने काम करना छोड़ दिया। अब बेचारी सारा दिन आभा जी कामों में लगी रहती और एक दिन वो सिर पकड़कर बैठी हुई थी। राम स्वरूप जी को पत्नी की हालत देखी नहीं गई और उन्होंने शाम को सबको फटकारा। इसी को मुद्दा बनाकर मंझला बेटा और बहू ने अब अलग होने का फैसला किया। पापा, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। आदमी कमाता क्यों है? सुकून के लिए, और यहाँ भाभी के रहते सुकून मिलने से रहा, इसीलिए हम जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे। कामिनी अपना नाम सुनकर कहाँ शांत रहने वाली थी, वो भी शुरू हो गई। जाओ जाओ, जहाँ रहना चाहते हो वहाँ रहो हमारी बला से। और वैसे भी तुम्हारी शादी से इस घर में सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिले हैं। तुम
अभी भी तुम्हारी पत्नी की बोली बोल रहे हो। तभी आभा जी बेटे को समझाने लगी, बेटा ऐसा मत बोलो, तुम चले जाओगे तो, और फफक कर रोने लगी। रामस्वरूप जी आभा जी को शांत करवाते हुए बोले, जिसको भी जाना है जा सकता है। दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहने लगे, बेटा मैं किसी को नहीं रोक सकता, तुम सब अपनी मर्जी के मालिक हो। और हफ्ते भर के भीतर अमन और तान्या अपना सारा सामान लेकर घर से चले गए अपने फ्लैट में। देवरानी के जाते ही कामिनी बहुत खुश हो गई। घर में 2 सदस्य कम हो गए। अब कामिनी अकेले ही पूरा काम करती, अब उस पर कोई बोझ नहीं था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। आभा जी फ़ोन पर ही अमन से बात कर लेती। वो कभी ना अपने पास बुलाता और ना ही कभी मिलने आता। कामिनी जब देवरानी के बाहर घूमने के फ़ोटोज़ देखती, उसके लाइफस्टाइल को देखती, तो वो द्वेष से भर जाती। कहीं ना कहीं उसे तान्या की तरह अलग अपने घर में रहना ठीक लगा। उसने इसकी चर्चा अभय से की और वो भी मान गया। कामिनी खुश होती कि इससे सास ससुर की सेवा करने से मुक्ति मिलेगी और आगे की ज़िंदगी स्वतंत्रता के साथ जिएगी और अपने मन के करेगी, जैसा देवरानी कर रही है। और महीने के अंत में बड़ा बेटा और बहू भी अलग रहने चले गए। अब घर में सिर्फ रामस्वरूप जी, आभा जी और छोटा बेटा संजय है। संजय अपने दोनों भाइयों से बिल्कुल अलग है। एक यही जो माता पिता जी के प्यार और समर्पण को समझता है। समय गुजरता गया। अब दोनों की उम्र भी हो रही थी। रामस्वरूप जी रिटायर्ड हो गए और संजय की भी शादी हो गई और नेहा छोटी बहू के रूप में घर आई। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। नेहा बहुत ही अच्छी बहू साबित हुई। ना कोई दिखावा, ना कोई छलावा, और बूढ़े माता पिता के प्रति पति के लगाव को पूरा सम्मान दिया और दोनों तन मन से उनकी हर सुख सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करते रहते थे। नेहा ने तो उनको बेटी की कमी पूरी कर दी थी। मम्मी पापा कहते कहते दिन भर उसकी जबान थकती न थी। सास ससुर की जरा भी तबीयत खराब होती तो वह परेशान हो उठती। सुबह सोकर उठती तो दोनों की चरण धूली माथे पर लगाती। सीमित साधनों में जहाँ तक संभव होता उन्हें अच्छा और पौष्टिक भोजन देने का प्रयास करती और रामस्वरूप जी और आभा जी गदगद हो उठते। ढेर सारी दुआएं अपनी छोटी बहू के लिए उनके होठों पर आ जाती। नेहा ने इस बार ससुर जी का जन्मदिन भी मनवाया। वैसे उनका यह पहली बार था केक काटना। तभी बहू और बेटा उन्हें एक पैकेट पकड़ाते हुए बोले, जरा इसे खोलिए तो पापा। पैकेट खोला तो बहुत प्यारा सिल्क का कुर्ता और पजामा उनके हाथों में था। यह हम दोनों की ओर से आपके जन्मदिन पर छोटा सा उपहार है पापा। उनका गला रुंध गया और आंखें नम हो गई। खुश रहो मेरे बच्चों, अपने गरीब बाप से इतना प्यार करते हो। काश वह दोनों भी। एक दिन मैं तुम्हें इस प्यार और सेवा के लिए पुरस्कार दूंगा। आपके आशीर्वाद से बढ़कर कोई दूसरा पुरस्कार नहीं है पापा। यह सब कुछ आपका दिया ही तो है। आप जो सारा विष स्वयं पीकर हम लोगों को अमृत पिलाते रहते हैं। समय अपनी गति से चलता जा रहा था। अचानक एक दिन रामस्वरूप जी के हृदय की धड़कन के साथ ही जैसे समय रुक गया। घर में कोहराम मच गया। भले चंगे वह सुबह की सैर को गए थे। लौटकर स्नान आदि करके कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। बहू चाय का कप तिपाई पर रख गई थी। अचानक उन्होंने बाईं ओर छाती को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा की लकीरें फैलती गई और शरीर पसीने से तर हो गया था। उनके करहाने का स्वर सुनकर सभी दौड़े आए थे, पर मृत्यु ने डॉक्टर को बुलाने तक की मोहलत न दी। देखते ही देखते वह एकदम शांत हो गए थे। यूँ लगता था जैसे बैठे बैठे सो गए हों, पर यह नींद फिर कभी न खुलने वाली नींद थी। दोनों बेटे बहू आ गए। शव यात्रा की तैयारी हो चुकी थी। आभा जी की तो जैसे दुनिया ही वीरान हो गई थी। शव यात्रा के रवाना होते होते लोगों की काफ़ी भीड़ जुट गई। अंतिम रस्मों का सारा व्यय संजय ने ही उठाया था, क्योंकि बड़ों बेटों का कहना था कि पिता की कमाई तो वही खाता रहा है। सारे क्रियाक्रम हो जाने के बाद अभय, अमन और दोनों की पत्नियां अपने घर लौट गए।
अब सबको यही चिंता खाए जा रही थी कि यह 3 मंजिला घर कब बेचा जाएगा और उनको अपना अपना हिस्सा कब तक मिलेगा। आभा जी और छोटे बहू बेटे का जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। बेटे के ऑफिस चले जाने के बाद घर में बहू व सास प्राय उनकी बातें ले बैठती और रोने लगती, फिर एक दूसरे को स्वयं ही सांत्वना देती। 3 महीने बाद दोनों बेटों ने बैठक करवाई, जिसमें राम स्वरूप जी के बचपन के दोस्त भी थे। यहाँ पहुँचते ही अभय ने बात शुरू की। अब आगे का क्या है? यह घर हमें बेचना पड़ेगा क्योंकि मेरे ऊपर होम लोन है जिसका बोझ मुझे खाए जा रहा है। अमन ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। तभी आभा जी कहने लगी, निर्लज्जो, अब बेटे होने का फर्ज याद आ गया। तब तुम दोनों कहाँ थे जब तुम्हारे पापा रोते थे, तुम दोनों कपूतों को याद करके। यह घर नहीं बेचा जाएगा, ना ही तुम्हारा उनके किसी भी चीज़ पर हक होगा। दोनों बेटे हक्का बक्का रह गए। यह उम्मीद उन्हें नहीं थी। अपना सा मुंह लेकर वो अपने अपने घर को चल दिए। रामस्वरूप जी अपने दोनों बेटों के धोखा खाने के बाद ही और जीते जी ही अपना 3 मंजिला घर, जिन्हें उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से खड़ा किया था, सबसे छोटे बेटे के नाम कर दिया था। और अगर उन्हें कुछ हो जाता तो उनका रिटायरमेंट और कुछ अतिरिक्त जमा पूंजी पत्नी आभा जी के नाम अपने आप हो जाएंगी और पेंशन तो उन्हें मिलेगा ही। और एक जगह उन्होंने ज़मीन खरीदी थी, उसे वो बहू नेहा के नाम कर गए थे। आज फिर सबके आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।